दोस्तों नमस्कार। जब से अमेरिका और ईरान के बीच में दोबारा लड़ाई शुरू हुई है, तब से कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जीसीसी मेंबर कंट्रीज को एक साथ मिलकर ईरान पे आक्रमण कर देना चाहिए। एक आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि आप बैल मुझे मार। मुझे लगता है ये स्थिति जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि जीसीसी को एक साथ होकर ईरान पे आक्रमण कर देना चाहिए, वो जीसीसी कंट्रीज की सुसाइड की प्लानिंग कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने जो आंकड़े और विद मैप्स रखूंगा, जो फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप खुद सोचिएगा, क्या जीसीसी ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़ सकते हैं? और अमेरिका के भड़काने पर क्या जीसीसी कंट्रीज को अमेरिका का साथ देना चाहिए? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उसका आउटकम होगा, उसका खामियाजा किसको कितना उठाना पड़ेगा? ये सब महत्वपूर्ण चर्चाएं आज होंगी। करीब 10 इंपॉर्टेंट मैप्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, आपके सामने रखूंगा। आप अगर मान लीजिए किसी भी जीसीसी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष होते तो आप क्या निर्णय लेते, ये मैं आपके ऊपर छोड़ू। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय है उसका बहुत सिंपल एजेंडा यही है, क्या ईरान का एक हमला खाड़ी देशों को खत्म कर सकता है? इस बात को समझना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इस नक्शे को देखना होगा। आपके सामने यह है ईरान का नक्शा और ये सारे हैं जीसीसी कंट्रीज। अब ये बताइए कि एंड टू एंड ईरान की जो सीमा रेखा है वो जीसीसी के हर मेंबर कंट्री को कवर करती है। अगर इस समय ईरान को अगर जीसीसी पे हमला करना है तो वो कहीं से भी किसी भी कंट्री पे आक्रमण कर सकता है। ये ज्योग्राफी है, इसको आप कैसे रोकेंगे? ये 1800 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये 1800 किलोमीटर को अगर मान लीजिए सारे जीसीसी कंट्रीज मिल भी जाएं और अमेरिका भी उनका साथ दे दे, इस पूरे जो कोस्टल बेल्ट है इसको कब्जा करने के लिए आपको कितनी फौज चाहिए? आप कैसे ईरान को रोकेंगे अपने क्षेत्र को इस्तेमाल करके? और इन पे अगर आक्रमण होता है इनकी तरफ से तो इनका जवाब देने के लिए क्या आप ईरान को रोक पाएंगे? कॉमन सेंस का सवाल है। और अगर आप रोकना चाहते हैं, 1800 किलोमीटर की बाउंड्री है, आप कैसे रोकें? पहली बात। दूसरा, अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस देखते हैं ईरान और गल्फ के बीच में, वो मैक्सिमम डिस्टेंस है 300 किलोमीटर के आसपास। और अगर आप एवरेज डिस्टेंस देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे ये 50 और 100 किलोमीटर का भी है। ऐसी स्थिति में 300 किलोमीटर अगर आपको मिसाइल दागनी है तो कितना टाइम लगेगा? और अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटी देखते हैं तो 300 किलोमीटर की अगर छोटे डिस्टेंस की अगर आप मिसाइल बनाते हैं, मतलब 300 किलोमीटर से कम, तो आपको डिक्लेयर करना भी नहीं पड़ता है कि आप मिसाइल बना रहे। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास कितनी ऐसी मिसाइलें होंगी जो पूरे गल्फ के कोस्टल बेल्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। और कौन कौन सी मिसाइल कहां तक असर करती है उस पर भी मैं एक पूरा चार्ट लेके आया हूं, आपको वो भी दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि इस समय अगर मान लीजिए अमेरिका का साथ अगर गल्फ कंट्रीज दे देते हैं तो गल्फ कंट्रीज की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गल्फ कंट्रीज की सबसे बड़ी ताकत है उनका तेल उत्पादन और गैस उत्पादन। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो मेजर जो इनके प्रोडक्शन बेसिस हैं वो सब इस गल्फ कोस्ट के आसपास है। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे ईरान की जद में हैं। अगर ईरान ने एक एक करके इनको उड़ाना शुरू कर दिया तो गल्फ की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? और जहां तक बात है, आप कहेंगे कि सब एंटी मिसाइल सिस्टम लगा लेंगे। आपको पता है कि अमेरिका की लेटेस्ट रिसर्च ये बोलती है कि जो पैट्रियोटिक मिसाइल है जिसमें अरबों डॉलर खर्च किया गया, उसका सक्सेस रेट सिर्फ 5 से 7% है। ये जो 90% बोला जाता है ये सिर्फ मार्केटिंग है। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने इसकी स्टडी करी है और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। आप इंटरनेट पे जाइए,
आपको पता लगेगा कि जितनी भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स जो अमेरिका की कंपनियां बेच रही हैं, इनके पास कोई डेटा नहीं है, ये सिर्फ क्लेम कर रही हैं और अमेरिकन सरकार इनका एक्सपोर्ट कर रही है और ये कंपनियां झूठे कमिटमेंट करके पैसा बना रही। यही कारण है कि हमें जब भी मिसाइल सिस्टम्स खरीदने हों, उसकी डिटेल जांच परख करनी जरूरी है। सिर्फ वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे अगर आप खरीदने बैठ जाते हो तो भयंकर नुकसान होगा। और यही कारण है कि इस समय जो जीसीसी मेंबर कंट्रीज हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि हमने अरबों डॉलर खर्च दिए, लेकिन जब ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स आई तो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम उसको क्यों नहीं बचा पाया, पहली बात। और सबसे बड़ी बात, बहरीन के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस था जीसीसी में, 5th फ्लीट का हेड ऑफिस था। अमेरिका अपने हेड ऑफिस को ही नहीं बचा पाया। कम से कम अपनी तो सुरक्षा अमेरिका ने की होगी, दुनिया भर के मिसाइल सिस्टम्स लगाए होंगे अपने आप को बचाने के लिए। ये पूरी तरह से तबाह हो गया, हेड ऑफिस भी, रेडार सिस्टम भी, पोर्ट बेसिस भी, बहरीन में जो भी अमेरिका के बेसिस थे वो तबाह हो गए। अमेरिका जब अपने आप को नहीं बचा पाया, अमेरिका की मिसाइल्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बचा पाई, तो बाकियों के लिए क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, उनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है ऑयल पोर्ट्स, एलएनजी प्लांट, पेट्रोकेमिकल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फाइनेंस सेंटर, डेटा सेंटर, ये सब के सब ईरान की जद में। ये तो था इकोनॉमी। सवाल है सर्वाइवल का। मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर ये लड़ाई ट्रंप की गलती के कारण, अगर डीसैलिनेशन प्लांट पे अगर आपने ईरान में अटैक कर दिया और बदले में अगर ईरान ने डीसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक कर दिया, करीब 400 छोटे बड़े डीसैलिनेशन प्लांट है मिडिल ईस्ट में, आप सब छोड़ दीजिए, सिर्फ 20 बड़ों को अटैक कर दीजिए। 20 बड़े कौन से हैं? जो आपके बड़े शहरों के पास है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं। अगर ईरान के ऊपर आपने उनके डीसैलिनेशन प्लांट को अटैक किया तो ईरान की जो जरूरत है वो डीसैलिनेशन प्लांट से सिर्फ 3 से 4% वो जरूरत पूरी होती है। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के जीसीसी मेंबर कंट्रीज, कतर, बहरीन जैसे, यहां पे 90 से 95 और कई कई शहरों में 100% पानी जो आता है वो डीसैलिनेशन से आता है। अगर आपने ईरान के ऊपर आक्रमण किया और उनके डीसैलिनेशन प्लांट पे अटैक हो गया और बदले में उन्होंने अगर जीसीसी कंट्रीज के डीसैलिनेशन प्लांट पे अटैक कर दिया, 72 घंटे के अंदर आपको जीसीसी कंट्रीज खाली करने पड़ जाए। रिलीफ नहीं है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो करीब 10 करोड़ लोगों को रोज पानी की जरूरत है और जो स्टोरेज कैपेसिटी है जीसीसी में वो 3 से 4 दिन की। इसका मतलब यह है कि पीने का पानी ही नहीं बचेगा। ये 10 करोड़ लोग कहां जाएंगे जिनको पानी नहीं मिलेगा? क्या आप उनको तेल पिला के जिंदा रखेंगे? आपको 10 करोड़ लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा? रोज 1 करोड़ लोगों को क्या आप मोबिलाइज कर सकते हैं? क्या आपके पास इतनी बसें, हवाई जहाज हैं कि आप सबको 10 करोड़ लोगों को यहां से सुरक्षित जगह ले जाओ? ले जाओगे कहां? आसपास तो कहीं पानी है ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर कहीं पानी है तो ईरान में। तो स्थिति ये हो जाएगी। इसीलिए जीसीसी कंट्रीज को पता है कि ईरान के साथ गलत व्यवहार बहुत भारी पड़ सकता है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि कतर का जो पूरा 100% पानी वहीं से आता है, बहरीन, कुवैत में 90% से ज्यादा आता है, यूएई में वहीं से आता है, और जितने मेजर कोस्टल सिटीज हैं वो सब डिसैलिनेशन पे डिपेंडेंट है। अब स्थिति ये आती है कि जो टोटल इकोनॉमी है गल्फ कंट्रीज की वो तो पोर्ट्स के माध्यम से चलती है, क्योंकि जितना कार्गो आता और जाता है, चाहे वो क्रूड हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे उनका खाना आना हो, बाकी चीजें आनी हो, वो सब की सब आती हैं जहाजों से, शिपिंग इंडस्ट्री से। और अगर मान लीजिए अभी तो हुर्मुज बंद है तो हालत खराब हो रही, आप खाने का सामान इमरजेंसी में मंगा सकते हो बाई एयर, लेकिन बाकी जो आपको डेली चीजें चाहिए, अगर आपको फ्रिज मंगाने हैं, आपको कारें मंगानी है, तो क्या बाई एयर मंगाओगे? आपकी पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। और जितने बड़े पोर्ट्स हैं
वो सब ईरान की मार्केट रेंज में। अब आप बताइए कि अगर इन पोर्ट्स के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया तो क्या होगा। अभी ईरान ने यहां पे दाकुम के अंदर अटैक किया क्योंकि ये जो पोर्ट है ये अमेरिका के नेवी शिप्स को फ्यूल सप्लाई करता था। तो ईरान ने यहां पे अटैक किया जब अमेरिका ने जो ईरान का अपने यहाँ पे जो पोर्ट है उनके ऊपर जब अटैक किया तो बदले में ईरान ने यहां तक अटैक किया। अब आप बताइए कि अगर यहां अटैक हो सकता है तो इन पे अटैक होने में कितनी देर लगेगी। एवरेज टाइम 5 से 10 मिनट। अब आप बताइए कि क्या जीसीसी कंट्रीज की हिम्मत होगी कि ईरान के साथ अमेरिका के ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे दे। अब सवाल इस बात का है कि ये पोर्ट्स करते क्या है। सारे कंटेनर्स, फूड इंपोर्ट, इंडस्ट्रियल इंपोर्ट, ऑयल एक्सपोर्ट सब के सब यहीं से ही होते हैं। और जहां जहां पे पावर प्लांट है, जहां जहां पे डिसैलिनेशन प्लांट है, जहां जहां पे पेट्रोलियम रिग्स हैं, जहां जहां पे पोर्ट है, उनके आसपास ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिससे पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, रिफाइनरी, एल्यूमिनियम वगैरह ये सब चीजें जो है वो आप सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, अगर आप देखें दुबई में या सऊदी में या बाकी जगह पे, वो सब बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। आसानी से आप उनको सैटेलाइट से लोकेट कर सकते हो, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं। और अगर एक एक फाइनेंशियल सेंटर पे अगर 10-10 मिसाइल भी ईरान ने छोड़ दी और उनमें से अगर एक या दो भी एंटी डिफेंस सिस्टम से या एंटी मिसाइल सिस्टम से बच के चली गई तो आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स तबाह हो जाए। इसका मतलब यह है कि पूरी इकोनॉमी चरमराने लगेगी। साथ ही वहां पे जितने भी बाकी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं वो सब उसके आसपास हैं, वहां समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और क्या होगा, इंश्योरेंस कीमत बढ़ जाएगी, लोग आना बंद हो जाएंगे, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, और जो कैपिटल लोगों ने वहां पार्क की हुई है या इन्वेस्ट की है वो निकाल के कहीं सेफर जोन पे चले जाएंगे। क्योंकि आज तक दुबई में लोग क्यों इन्वेस्ट करते थे, एक तो टैक्सेशन कम था और दूसरा पूरी दुनिया का ब्लैक मनी अगर दुबई आता था तो कोई जानकारी नहीं होती, कोई वहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था, वहां पे सेफ हब माना जाता था। लेकिन जब दुबई के अंदर ही अटैक होने लग जाएंगे तो क्या होगा, इसको समझना जरूरी। अब हम बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस में कि क्या ये ऐसा हो पाएगा। ये है ईरान की मिसाइल सिस्टम्स। अगर हम ध्यान से देखें ईरान और जो उनकी अलग अलग मिसाइलें हैं, सबसे छोटी रेंज है 300 किलोमीटर। और जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान से जीसीसी कंट्रीज का जो डिस्टेंस है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट्स हैं जीसीसी में वो 300 किलोमीटर के आसपास हैं, जो ईरान के कोस्टल से 300 किलोमीटर का फासला होता है। अगर आप एंड टू एंड कर लें, मान लीजिए ईरान का आखिरी छोर और सऊदी अरेबिया का, तब भी आप देखेंगे कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि पूरा जीसीसी कंट्रीज आसानी से अगर आप देखें तो उनकी रेंज में है। और ये सारी मिसाइल्स हैं जो इस समय ईरान के पास हैं और उन्होंने खुद डेवलप करी। ये रिजीम को एम्बार्गो लगाने के बाद, सैंक्शंस लगाने के बाद भी ईरान ने इतनी मिसाइलें डेवलप कर ली। अब सवाल इस बात का है कि इनको रोकने के लिए जो आपको मिसाइल सिस्टम्स चाहिए, अभी तो ड्रोन अलग है, मैं तो मिसाइल्स की बात करूं, तो ये मुश्किल है जीसीसी कंट्रीज के लिए कि ईरान पे आक्रमण करें। और जब वहां पे अफरा तफरी होगी, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या लोग आराम से बैठेंगे? लोग सड़कों पे आएंगे, सरकारों के खिलाफ नारेबाजी होगी। और अगर लोग एग्रेसिव हो गए, वायलेंस हो गया, हो सकता है कि जो वहां पे शाही परिवार है उनके खिलाफ लोगों का विद्रोह हो जाए। और उनको समर्थन देने के लिए बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो चाहते होंगे कि वहां पे जो सत्ता में लोग हैं वो हटे। ऐसी स्थिति के अंदर जो वहां पे शाही परिवार हैं उनको या तो भागना पड़ सकता है या कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाना पड़े। और एक बार या तो वो छुपाने की कोशिश करेंगे या भाग जाएंगे तो मतलब सत्ता पे उनकी पकड़ खत्म, और जो राजशाही उन्होंने अभी तक पिछले 50-60 साल में चला रखी थी वो खत्म। क्योंकि वहां पे इतनी फौज तो है नहीं कि वो पूरे सोसाइटी को या समाज को गोली मार दें। और आफ्टर ऑल, फूके पेट
या जो फौजी वहां पे होंगे, पुलिस वाले होंगे, उनके परिवार भी तो परेशान होंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस तो उनके लिए भी होगा। ऐसी स्थिति के अंदर पूरे जीसीसी में अराजकता फैल सकती है और कोई भी शाही परिवार नहीं चाहेगा कि ऐसी अराजकता फैले, क्योंकि उसके बाद उस खानदान का भविष्य अंधकार में हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर बिजली, पानी, खाना, एम्प्लॉयमेंट पे अगर असर आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स पे असर आएगा, पब्लिक यूटिलिटीज प्रॉब्लम में आएंगी, सिक्योरिटी गारंटीड नहीं होगी, विद्रोह की संभावनाएं रहती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी मूर्खता जीसीसी कंट्रीज नहीं करें, चाहे वो ट्रंप बोले या कोई भी बोले। उन्होंने इस बात को समझा था और इसीलिए पिछले कुछ सालों में ईरान के साथ उन्होंने अपने संबंध सुधारने शुरू किए थे कि हम हमेशा के लिए लड़ नहीं सकते और ईरान पे कितने भी सैंक्शंस हो, अमेरिका उसका साथ देगा, रशिया उसका साथ देगा और बहुत सारे देश होंगे जो अमेरिका का साथ नहीं देना चाहते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान का समर्थन करेंगे। ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि हम ईरान से दोस्ती करें और एक शांति का माहौल बना के रहा जाए। और यही कारण है कि 2021 के बाद सऊदी ईरान डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये चीन ने करवाया। यूएई ईरान के बीच में संबंध सुधरे, ये भी चीन ने कराया। कतर ने मीडिएशन का रोल प्ले किया, हमने भी देखा, क्योंकि वहां पे भी काफी शिया कम्युनिटी है और साथ में ओमान के साथ उनके पुराने संबंध हैं, तो इसलिए भी उनके साथी। तो ऐसी स्थिति के अंदर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब सवाल इस बात का है कि मान लीजिए उन्होंने अमेरिका का साथ दे भी दिया, तो क्या होगा? अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी किया जाए तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप अमेरिका का साथ देके ईरान पे आक्रमण करें, क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, अनरिलायबल पार्टनर है, पूरी दुनिया ने देख लिया। जो नेटो का साथ नहीं दे सकता, जो यूरोप का साथ नहीं दे सकता, जो अपने पड़ोसी कनाडा का साथ नहीं दे सकता, मैक्सिको का साथ नहीं दे सकता, जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलता है भारत, उसका साथ नहीं दे सकता, तो अमेरिका किसका साथ देगा? इसका मतलब ये है कि अब तो इजराइल भी कह रहा है कि मुझे अमेरिका की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे अनरिलायबल पार्टनर बन के निकला है, इसीलिए कोई उस पर भरोसा नहीं करता। और खासकर ट्रंप की रिजीम के अंदर तो क्या बोला जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है, इस पे भी कोई किसी को भरोसा नहीं। एमओयू की बात हमने देख ली कि ट्रंप ने कहते तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है उससे। इसका मतलब ये है कि अनरिलायबल पार्टनर, और फिर दुनिया भर की ड्रोन और मिसाइल अटैक, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर शॉर्टेज, दुनिया भर के अगर चैलेंजेस अमेरिका का साथ देने से खड़े हो जाते हैं, तो बेहतर ये होगा कि अमेरिका से दूर रहा जाए। तो कुल मिला के अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो ऑयल फैसिलिटीज, एलएनजी, डिसैलिनेशन प्लांट, पावर प्लांट, पेट्रोकेमिकल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, फाइनेंशियल सेंटर, डेटा सेंटर, अंडर सी केबल, ये सारी की सारी अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो जीसीसी जो ट्रंप कह रहे थे ईरान के लिए कि हमको स्टोन एज में ले जाएंगे, पता लगेगा कि जीसीसी के सारे कंट्री बगैर इन सुविधाओं के अपने आप स्टोन एज में चले गए, ट्रंप का साथ देने के चक्कर में। अगर हम इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन देखें दोस्तों, तो करीब $1 ट्रिलियन के आसपास बैठता है। कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया 300 से $350 बिलियन के आसपास नुकसान आएगा, ये एस्टिमेट्स है, ज्यादा भी हो सकता है। 100 से 200 बिलियन, कतर में करीब 100 से 150 बिलियन, इसी तरह से 50 से 100 कुवैत में, ओमान में 50, बहरीन क्योंकि बहुत छोटा आइलैंड कंट्री है, 10 से 20 बिलियन डॉलर, तो वहां भी आसानी से नुकसान होने की उम्मीद है। तो कुल मिला के स्थिति है दोस्तों कि अमेरिका का साथ देना मूर्खता हो। इनफैक्ट जीसीसी कंट्रीज को मिलकर अमेरिका को कहना चाहिए कि भाई साहब आप बोरिया बिस्तर बांधे और जाएं, जो भी होगा ईरान से हम डील कर लें, आप यहां से निकलें, क्योंकि जब तक आप रहोगे हमारा जीना मुश्किल होगा, हमारे यहाँ शांति नहीं होगी, कभी हमारे पोर्ट्स बंद होंगे, कभी हमारे पे अटैक होगा, कभी कुछ और होगा, और इस चक्कर में ना तो टूरिस्ट आएगा, ना इन्वेस्टमेंट आएगा, और कुल मिला के अगर तेल के दाम जरूरत से ज्यादा ऊपर होते हैं तो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुरू हो जाएंगे, हमारे व्यापार पे असर आएगा। ये कुल मिला के स्थिति है, जो अमेरिका की दोस्ती है ये खतरनाक दिख रही। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इस समय सारे जीसीसी कंट्रीज को अमेरिका का साथ दे के ईरान पे आक्रमण कर देना चाहिए,
ईरान को कंट्रोल कर लेना चाहिए, उनको जमीनी हकीकत पता नहीं। अगर वो अपनी एक्सपर्टाइज दे भी रहे हैं तो कम से कम जमीनी हकीकत को समझें और पढ़ें, क्योंकि इमोशन पे आके आर्ग्यूमेंट से कुछ भी बोलना उचित नहीं होता। इसीलिए इस चैनल में हम हमेशा हर चीज तथ्यों के आधार पे, एविडेंस पे बात करते हैं। हम ओपिनियन नहीं देते, हम एविडेंस दिखाते हैं और आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप खुद सचोट होकर काम करें और बताएं कि क्या होगा। इसीलिए अब आपको ये खुद तय करना है कि क्या जीसीसी कंट्रीज को इकट्ठे होकर ईरान पे आक्रमण करना चाहिए, और अगर वो करते हैं तो बदले में क्या रिटेलिएशन हो सकता है, क्या उसका जवाब है, और अगर नहीं तो फिर एक मूर्खता पूरे जीसीसी कंट्रीज को खत्म कर सकती है और उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, क्योंकि जीसीसी भारत का काफी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारे पे असर पड़ेगा, हमारे वहां करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं, 10 लाख तो है अलग अलग कंट्रीज में। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों, ये सच्चाई आपके सामने हमने रखी। अब क्या हो सकता है क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये एक चीज का जवाब तो आपको देना ही चाहिए। क्या जीसीसी कंट्रीज को अमेरिका का साथ देके ईरान पे आक्रमण करना चाहिए? ये आपके लिए सवाल है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और निवेदन है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।